टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं सिपाही बहाली मामले में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसको लेकर सीएम बेहद गंभीर है। कहा यह जा रहा है कि सीएम ने नैयर हसनैन खान जो एडीजी आर्थिक अपराध इकाई हैं उनको सीधा और सख्त निर्देश दिया है कि इसमें जो भी शामिल है, जिस स्तर के लोग शामिल हों उन पर कार्रवाई कीजिए। संकेत साफ है क्योंकि सरकार की एक कोशिश थी कि 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले जो वैकेंसी है उस तमाम वैकेंसी की परीक्षाएं हो जाएं, रिजल्ट निकल जाए और वो लोग ज्वाइन कर लें। अब बड़े स्तर पर सिपाही की बहाली होनी थी, फिर दरोगा के भी बहाली वैकेंसी निकल गई थी। लेकिन जिस तरीके से चोरी की खबर आई है, प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया, वो सारा जो एक अभियान के तहत नौकरी देने की कोशिश थी सरकार की, जिस तेजस्वी भी चाहते हैं कि नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम नौकरी दे सकें, वो सारा अभियान इस एक प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से ब्रेक लग गया है। और इसको लेकर सीएम काफ़ी सख्त है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक राष्ट्रीय फलक पर सरकार की बदनामी होती है और बिहार इस इमेज से बाहर निकलने की लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन संयोग ऐसा है कि कुछ न कुछ परीक्षाओं में इस तरीके की चीज़ें सामने आ जाती है कि राष्ट्रीय फलक पर फिर से बिहार की बदनामी शुरू हो जाती है। इस बार सिपाही बहाली में बिहार ही नहीं कई राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हुए थे और कहा गया था कि फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए। पूरे स्टेट की मशीनरी आयोग के साथ खड़ी हुई थी। हर इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग इस परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचार मुक्त हो इसके लिए कमर कस रखा था। खास करके सभी जिले के डीएम और एसपी को कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति में कदाचार या प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने नहीं आना चाहिए, सख्ती बरतिए। और यही वजह रहा कि परीक्षा से एक दिन पहले पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर वॉकी टॉकी के साथ, तो कभी कहीं जो ग्रुप होता है, जो सॉल्व करने वाला ग्रुप है, उस ग्रुप की जानकारी को गिरफ्तारी, मतलब एक दिन पहले से बिहार में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। एक दो दिन पहले से ही बड़े स्तर से, मतलब समझिए ना कि भाई 74 एफआईआर दर्ज हुआ है पूरे बिहार में और 150 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये इसमें बहुत 54 ऐसा मामला है 74 में जो वही वॉकी टॉकी, मोबाइल फ़ोन, इस सब से जो चोरी करता है उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो इतने बड़े स्तर पर गिरफ्तारी हुई, मतलब आप सोच लीजिए कि ये जो ग्रुप है किस स्तर पर काम किया होगा। क्योंकि अगर ये चीज़ सक्सेसफुली अगर हो रहा था सेंटर पर, इसका मतलब जो इनका व्यवस्था था आयोग का कि हमारा जैमर जो दे रहे हैं वो जैमर इतना पावरफुल है कि कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस नहीं चलेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें फेल हुई। ये सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी गई है और ये भी जानकारी दी गई है कि प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका था और पहली बार अभी तक के अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि प्रश्न पत्र किसी परीक्षा सेंटर से लीक नहीं हुआ है। और अगर ये सत्य है तो समझ जाइए कि इस बार खेला हो गया, और खेला किस स्तर पर होगा ये भी समझ लीजिए। क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने आज इस मामले में एसआईटी का गठन किया है और उस एसआईटी का चीफ उसी पुलिस पदाधिकारी को बनाया गया है जो पुलिस पदाधिकारी ये जो आयोग है उसके सदस्य हैं। जी हाँ, पटना के पूर्व एसएसपी और अभी डीआईजी आर्थिक अपराध इकाई मनोजीत सिंह ढिल्लो को इस केस का हेड बनाया गया। साथ ही एसपी सुशील कुमार जो काफ़ी तेज तरार और इस तरीके के मामले के उद्भेदन में एक्सपर्ट माने जाते हैं, 2 आईपीएस अधिकारी को बनाया गया। इसके अलावा दर्जनों डीएसपी, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को इस एसआईटी में शामिल किया गया। 40 से अधिक तेज तरार पुलिस अधिकारियों के साथ इस एसआईटी का गठन एडीजी नैयर हसनैन खान ने किया है और कहा है कि जितने तरह के सपोर्ट चाहिए विभिन्न एजेंसियों से
उस सपोर्ट के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों की एक पूरी मॉनिटरिंग टीम रहेगी, जो अलग राज्यों से अगर कोई सपोर्ट की जरूरत होगी तो नैयर हसनैन खान खुद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मतलब इस बार जो भी है, जितने बड़े स्तर का क्यों न हो, कितना बड़ा रसूख वाला क्यों न हो, उस सारे लोगों पर कार्रवाई होगी। आर्थिक अपराध इकाई कुछ उसी मूड में लग रहा है। याद होगा जिस तरीके से एक दौर में पटना पुलिस ने कार्रवाई की थी, अध्यक्ष जेल गए थे, प्रश्न पत्र जहाँ से चला था वहाँ प्रेस के मालिक जेल गए थे, बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई थी। इस बार भी लग रहा है कि कुछ उसी तरीके से कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं वो दिख रही है कि कहीं न कहीं आयोग के स्तर से ये खेल हुआ है। और जिस स्तर पर खेल हुआ है, क्योंकि जो भी सॉल्व करने वाला ग्रुप था वो सिर्फ बिहार में ही नहीं था, दिल्ली में भी वो लोग बैठे हुए थे, दिल्ली में भी उसकी टीम मॉनिटरिंग कर रही थी और वहीं से खबर सवाल का जवाब उनको भेज रहा था। व्हाट्सएप पर जो आंसर भेजा गया है वो व्हाट्सएप पर भी आंसर सिर्फ बिहार के नंबर से ही नहीं आया है, बाहर के नंबर से भी आया है। इसलिए पहली बार किसी ऐसे मामले के लिए डीआईजी और एसपी लेवल के अधिकारियों के साथ एसआईटी का गठन आर्थिक अपराध इकाई ने किया है। पहली बार हुआ है किसी मामले में इस तरीके से इतनी बृहद स्तर पर जांच करने के लिए एसआईटी का गठन हुआ है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जो चीज़ें सामने अभी तक जो अनुसंधान के दौरान जो चीज़ें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। 1 अक्टूबर को परीक्षा था, आज 1 सप्ताह हो गया, लेकिन अभी तक ये पकड़ में नहीं आया है कि प्रश्न पत्र पब्लिक में, मतलब सॉल्व करने वाले ग्रुप के पास आया कैसे। कर्मचारी चयन आयोग ने पिछली बार प्रश्न पत्र लीक होने का मामला प्रकाश में आया तो आधे घंटे के अंदर में अध्यक्ष ने कह दिया कि किस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग किया गया था। यहां भी अध्यक्ष कह रहे थे कि हम उसी को लागू किए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं है और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री नाराज है। मुख्यमंत्री का यही कहना है कि भाई जब एक बार फुल प्रूफ व्यवस्थाएं हो गई कि इस तरीके से आप कोड के सहारे हर सेंटर का अलग अलग आप प्रश्न पत्र भेजेंगे और जहां कहीं से भी आउट होगा आधे घंटे के अंदर में चीज़ें पता चल जाएंगी, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिपाही बहाली के दौरान क्यों नहीं किया गया, बड़ा सवाल है। और इसलिए कहते हैं जो लिखा रहता है ना उसको कोई नहीं मिटा सकता है। सिंघल साहब बहुत बचे हैं, बहुत बचे हैं। वो ऊपर वाले की कृपा, हाथ में रेखा होगा तो डीजीपी बन गए, लेकिन डीजीपी बनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि लिखा हुआ है जो इनको आयोग का चेयरमैन बनने के लिए बाध्य किया है, क्योंकि इनका कोई कार्यकाल बिहार पुलिस में कोई बेहतर नहीं रहा है। शहाबुद्दीन के साथ आमने सामने हो गया तो हमें लगता है कि दशकों तक लोग याद रखें कि एक आईपीएस अधिकारी था, शहाबुद्दीन सामने सामने हो गया तो गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। उसके बाद फिर कभी फील्ड में पोस्टिंग नहीं हुई उनकी, लेकिन है ये सब तो चलता रहता है। संयोग ऐसा बना कि बिहार की डीजीपी हो गए और डीजीपी होने के बाद भी ये विवादों से इनका रिश्ता बना रहा। कई ऐसे मसले आए जिसमें ये विवाद में उलझते चले गए। उसमें एक पटना में एक मामला आ गया प्रकाश में, गया के एसएसपी के खिलाफ, और कार्रवाई की हो रही थी। उस मामले में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर एक फ़ोन कॉल आया और उस मामले में उनको मदद पहुंचाने ये शुरू कर दिया। और हालात ये हुआ कि इस मामले में अभी भी एक जेल में है। कल ही उस एसपी को 6 महीना के निलंबन की अवधि बढ़ा दी गई है, अभी तक वो फरार है वो। तो ये विवाद का इनका चोली दामन का रिश्ता है। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस किस स्तर तक कार्रवाई करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की खुली छूट ये बात दर्शाती है कि अब विदाई का बेला आ गया है। अब इनके हस्तरेखा में अगर कुछ ऐसा लिखा होगा तो हमें लगता है कि वहाँ तक भी पुलिस पहुँच ही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अनुसंधान की प्रक्रिया आज शाम से शुरू हुई है और जिस अंदाज से पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को लेकर जो एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी हैं, जिस अंदाज में उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, जल्द बड़ा धमाका होगा।
और वो